नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जनता विद्यालय परिवार तरफ से फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 9 पद्य विभाग के अंदर 10वां काव्य जो है मैथिली चरण गुप्त द्वारा लिखित भारत गौरव, उस काव्य को समझने की ओर हम जा रहे हैं। उनसे पहले मैथिली चरण गुप्त का सामान्य परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो झांसी जिले के अंदर उनका जन्म 1886 में हुआ, निधन उनका 1964 में हुआ। झांसी जिले के चीर गांव में उनका जन्म हुआ। साहित्य सर्जन के अंदर देखने का प्रयत्न करें तो साहित्य सर्जन भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से उन्होंने साहित्य के अंदर राम भक्ति को अपना विषय बनाने का प्रयत्न किया, पर परिस्थिति उस समय की जो थी उस परिस्थिति को उन्होंने ध्यान में रखा तो राष्ट्र के लिए उन्होंने कुछ लिखने का निर्णय किया कि वे राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा साहित्य निर्मित करें ताकि हम राष्ट्र के अंदर नए बीज या तो नए विचारों का आदान प्रदान कर सके। इसीलिए उन्होंने बड़े अच्छे साहित्य सर्जन का निर्माण किया। भारत, भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, ये सब इनके रचनाएं हैं। उन रचनाओं के माध्यम से उस समय की जनता को उन्होंने जगाने का प्रयत्न किया। मैथिली चरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि का बिरुद मिला और सम्मानित भी किया गया। अब भारत का गौरवगान किया और भारत की प्रजा को ये दिखलाने का प्रयत्न किया कि हे भारतवासी, भारत के अंदर जो है वो और कहीं है ही नहीं। भारत के अंदर या तो भारत देश कैसा है, भारत देश पर आप गौरव क्यों ले सकते हैं, विश्व भर के लिए उन्होंने भारत का गौरवगान करने का प्रयत्न किया कि भारत देश कैसा है। उन्होंने यहाँ अपने शब्दों के अंदर भारत के अतीत को दिखलाने का प्रयत्न किया, वर्तमान को दिखलाने का प्रयत्न किया और भविष्य को भी दिखलाने का प्रयत्न इस काव्य के अंदर किया है। अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने भारत की गौरव गाथा को दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भारत कैसा है, भारत पर रहने वाले लोग कैसे हैं, भारत की प्रकृति कैसी है और भारत देश कितना प्राचीन है। उस बात को उन्होंने दिखलाकर भारत का गौरवगान अपनी शाब्दिक ताकत से करने का प्रयत्न किया है। आप अपनी किताब में ध्यान रखो, हम मैथिली चरण गुप्त के शब्दों में भारत का गौरवगान समझने का प्रयत्न करते हैं। देखते कैसे उन्होंने भारत का गौरवगान किया है। उनकी कलम में लिखा हुआ ये काव्य देखो, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष, उसका की जो ऋषि भूमि वह कौन, भारतवर्ष। प्रथम 4 पंक्तियों के अंदर कहते हैं भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल का। भूलोक मतलब ये पूरा लोक, पूरा संसार, भूमि पर सारा संसार जो है उनके अंदर भूलोक का गौरव, पुण्य लीला स्थल कहाँ है। पुण्य लीला स्थल को देखने का प्रयत्न करो। लीला स्थल कहाँ, तो उनके अंदर पवित्र, इनका अर्थ होता है पवित्र,
क्रीड़ा स्थल या तो क्रीड़ा भूमि। कवि कहते हैं भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल का। हे मानव, हे विश्व के मानव, भूलोक का गौरव कहाँ पर है? भारत के पास है, कवि का कहना है। आगे कहते हैं पुण्य लीला स्थल कहाँ? पवित्र कोई क्रीड़ा भूमि है तो भारत के पास। हम देखने का प्रयत्न करें तो जितने ईश्वरीय तत्व हुए, ईश्वरीय ताकत ने जन्म लेने का प्रयत्न किया या तो आदर्शों ने जन्म लिया। आज की भाषा में हम बात करें तो कि भाई धार्मिक बातों को छोड़ो, आध्यात्मिक बातों को छोड़ो, पर आदर्शों ने जन्म लिया है पूरे विश्व भर में कहीं तो भारत भूमि। पवित्रता की रक्षा करने वाले लोग कहां पर हुए तो भारत भूमि। जिन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से पवित्रता को बचा के रखा है, वैसी कोई पूरे विश्व में कोई भूमि है तो भारत की भूमि है, जहां पर पवित्रता आज भी है। वो स्थल आज भी हम देख सकते हैं। आगे देखो, कैसा मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल। और भारत की सरहद पर हिमालय को देखने का प्रयत्न करो कि हिमालय का सौंदर्य और हिमालय से होने वाली रक्षा किसको मिली है? भारत देश को, भारत वर्ष को मिली है। और हम पौराणिक कथाओं को देखने का प्रयत्न करो तो भगीरथ राजा ने स्वर्ग से भागीरथी को उतारने का प्रयत्न किया, मतलब गंगा नदी को उतारने का प्रयत्न किया और अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, उनकी अस्थियों को उनके अंदर बहाया और उनको मोक्ष दिलाने का प्रयत्न किया। वो भगीरथ राजा ने किया। आज भी पूरे हिंदुस्तान के लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी अस्थियों को गंगा जल में बहाने का प्रयत्न करते हैं। आज भी भारत के अंदर एक मान्यता है कि भाई गंगा जल इतना पवित्र है कि उनके अंदर अस्थियों को बहा देने से मृत्यु जिसकी हुई है उनको मोक्ष मिल जाता है। आज वो पवित्र नदी है जो स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अपना प्रथम पैर रखने का जिन्होंने प्रयत्न किया है, वो गंगा नदी भी भारत में, मतलब हिमालय जैसा पहाड़ पर्वतमाला और साथ में गंगा जैसी पवित्र नदी भी भारत को मिली है। आगे देखो, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? एक शब्द आया, उत्कर्ष, मतलब उन्नति या तो प्रगति। संपूर्ण देशों से पूरे विश्व भर के सभी देशों को देखने का प्रयत्न करो। भारत ने जितनी उन्नति की है उतनी उन्नति और देशों ने नहीं की। आपको ऐसा लगेगा कि भाई अमेरिका देखो, जापान देखो या तो फिनलैंड देखो, उनकी प्रगति हमसे ज्यादा है, पर असल में देखा जाए तो भारत की जो स्थिति थी, भारत जहां था, या तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, उनसे भारत आज कहीं गुना आगे, आज विश्व के अंदर अपना स्थान बना पाया है। आज विश्व उनकी ओर देख रहा है कि भारत कितनी गति से, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये भारत की उन्नति, अणुशक्ति में भी उनका, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी उनका, अवकाश क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत ही अच्छा है। प्राकृतिक सौंदर्य भी उनके पास इतना है, कुदरती ताकत है, नदियाँ है, जलाशय है, समुद्र किनारा बहुत बड़ा मिला। ये सारी बातें जो है वो अन्य देशों को नहीं मिली, यानी कि इनके कारण, कुदरती संसाधनों के कारण भारत ने जो प्रगति की है वो विश्व के किसी भी देश ने नहीं की। इसीलिए हमारे कवि मैथिली चरण गुप्त कहते हैं कि किसकी उन्नति है सबसे ज्यादा, उनकी दृष्टि से भारत की ही प्रगति सबसे ज्यादा है। आगे कहते हैं
उसका कि जहां ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष। जिसका उत्कर्ष हुआ है वैसा कोई देश है तो जहां ऋषियों की भूमि है। इस देश के अंदर आश्रम चलाए जाते थे, जंगलों के अंदर ऋषि मुनि ढेर सारे सालों तक, ढेर सारे समय तक रहते थे, अपना जीवन वहीं पर व्यतीत करते थे और आध्यात्मिक ताकत के साथ अपने शिष्यों को ब्रह्मास्त्र जैसे वस्त्रों से सज्ज करते थे, कला कौशल में प्रवीण बनाते थे, बहुत ही बड़ी कुशलता विश्व भर के महारथी बनाकर हमारे ऋषि मुनि संसार की रक्षा के काज सबके बीच में रहते थे। और सही धर्म जो हुआ करता था उस धर्म को दिखलाकर, धर्म के धारण करके, धर्म को धारण करके आगे बढ़ने के लिए उत्तम शिष्य बनाकर ऋषि मुनि यही है। और विश्व में कहीं ऐसी नहीं है जो भारत के पास है और उनके कारण भारत गौरव गाथा में सबसे आगे है। भारतीय होने के कारण हम उनका गौरव ले सकते हैं। आगे देखो कवि क्या कहते हैं, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरमोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया यह सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कवि कहते हैं हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का शिरमोर है। वृद्ध मतलब पुराना, वृद्ध मतलब पुराना, हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का शिरमोर है, श्रेष्ठ है। शिरमोर मतलब संसार का श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। संसार भर के सभी देशों में सरदार है, सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाला और सबसे प्राचीन पुराना देश कोई है तो भारत देश है। ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने जब पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण सोचा तो सबसे पहले भारत भूमि पर पैर रखा था और भारत पर ही जीव सृष्टि का निर्माण किया था। यानी कि सबसे प्राचीन देश भी हमारा भारत ही है, वृद्ध भारत है, प्राचीन भारत है और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। बहुत ही पुराना देश विश्व भर में नहीं। आज इतना पुराना देश कोई है तो वो भारत देश है। भारत की प्राचीनता आज अभी इतिहासों के पन्नों पर लिखी हुई है, वो हम देखते हैं। भारत की पौराणिकता को देख सकते हैं, भारत की महान विभूतियों को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना प्राचीन और पुराना देश है। आगे देखो, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि मतलब हम कहते हैं कि विधि में लिखा होता है वही होता है विधि। मतलब यहां पर हम अर्थ लेते हैं ब्रह्मा जी। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और इनके द्वारा ही ये सारी सृष्टि निर्मित हुई। और ब्रह्मा जी ने जो निर्माण किया है उनकी शुरुआत कहां से हुई, वो ये भारत देश है। भारत देश में ही नर सृष्टि का, नर मतलब मनुष्य की सृष्टि का निर्माण किसी ने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है। तो कहां किया, वो इस पवित्र भूमि पर, मतलब भारत की पवित्र भूमि पर ही ब्रह्मा जी ने पहली कृपा की और प्रथम मानव को बनाने का प्रयत्न और अपनी कला की सबसे बड़ी कोई कृति बनाई हो तो मानव बनाए और वही मानव आज
पूरे संसार में फैले हुए, अलग अलग देश हुए, अलग अलग सरहदें बनी, अलग अलग प्रांत बने, अलग अलग समूहों में रहने लगे, पर अंत में सबसे पहला मानव कोई बना था तो वो भारत की भूमि पर विधि के विधान के अनुसार, मतलब ब्रह्मा जी ने नर सृष्टि का निर्माण किया तो भारत की भूमि पर किया। आगे देखो, वह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य विद्या कला कौशल सबके जो प्रलय प्रथम आचार्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में यहाँ पड़े हैं, पर चिन्ह उसकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कवि कहते हैं यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, ये भारत की जो पुण्य भूमि है बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके निवासी तो आर्य। सबसे पुरानी कोई संस्कृति मानी जाती है तो वो आर्य संस्कृति मानी जाती है, और वही आर्य भारत के, यानी कि सबसे पुरानी संस्कृति जो है वो आर्य संस्कृति है और भारत की भूमि पर ही थी। आगे देखो, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, विद्या और कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य, एक शब्द आया आचार्य, मतलब सबको जो आचरण सिखाते हैं वही श्रेष्ठ आचार्य। और ऐसे श्रेष्ठ आचार्य यहाँ पर हुए हैं भारत की भूमि पर, जो अपने शिष्यों को विद्या के अंदर कुशल बनाया करते थे, प्रवीण बनाया करते थे, कलाओं के अंदर सर्वश्रेष्ठता देते थे, और आगे अपने शिष्य को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए उनके पास हर तरीके हुआ करते थे। वैसे उत्तम आचार्य कहीं पर हुए, या तो अच्छा आचरण सिखलाने वाले कोई आचार्य जितने जितने संसार भर में हुए हैं, वो सबसे श्रेष्ठ आचार्य भारत की भूमि पर हुए हैं। कवि कहते हैं इसीलिए भारत भूमि पर गौरव लेना चाहिए। आगे कहते हैं संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। आज अफसोस की बात है कि हम उनके संतान हैं, आर्य हमारे संस्कृति है, आर्य संस्कृति के संतान हम हैं, ऋषि मुनियों की भूमि है, सबसे पुराना देश है, अधोगति में पड़े मतलब अवनति में हम पड़े हैं। पर दयनीय दया हमारी आज है, पर हमें डर जाना नहीं चाहिए, या तो नाखुश होकर बैठना नहीं चाहिए, निराशा या तो हताशाओं को धारण करके बैठ जाना नहीं चाहिए। संतान उनकी आज संतान की स्थिति कुछ अजीब सी है, पर डर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना पुराना भारतवर्ष है, हमारी संस्कृति पुरानी है। आगे देखो, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। आज भी हमारी संस्कृति के चिन्ह भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। आज भी वैसे महान व्यक्तियों के संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। आज भी वैसे आदर्शवादी व्यक्ति को देख सकते हैं, जिसके कारण हमारी संस्कृति बहुत ही महान है। ये कार्य ही, आगे देखो, ये कार्य ही वे जो कभी अपने लिए जीते न, ये आर्य ही कभी अपने लिए जीते न, वे स्वार्थरत हो मोड़ की मंदिर कभी पीते, मदिरा कभी न पीते, संसार के उपकार हित जब अन्य होते वे सभी निचेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी। ये आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे।
आर्य संस्कृति ऐसी थी कि जिन्होंने संसार के लिए अपना सब कुछ गवा दिया, लोगों के लिए जिया करते थे। वे स्वार्थ रात ही मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थ के कारण वो मोह की मदिरा कभी पीते नहीं, अपना स्वार्थ कभी देखते ही नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, संसार के उपकार हेतु ही ये सब जन्म लेकर आते थे और संसार हेतु ही अपना बलिदान दिया करते थे, संसार के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे और अपने पराक्रमों के द्वारा संसार की रक्षा करने वाले आर्य लोग हुआ करते थे। निचेष्ट मतलब निष्क्रिय होकर किस तरह वे बैठ सकते थे सभी। कभी भी निष्क्रिय होकर हम आर्य संस्कृति के संस्कारों को धारण करके भारत भूमि के संतान हैं, तो कैसे हम निष्क्रिय होकर बैठ सकते हैं। भारत भूमि ही गौरवंती भूमि है। इस भूमि पर जन्म लेना, इस भूमि पर आना, इस संस्कृति के साथ बढ़ना सबसे बड़ी पुण्य की बात है। ढेर सारा पुण्य इकट्ठा होता है तब भारत की भूमि पर जन्म मिलता है। वैसे देश में हम आए हैं, मतलब भारत हमारा जो है भारतवर्ष, वो गौरवंता भारतवर्ष है। भारत ही गौरव की गाथा है और वैसे देश में हम आए हैं तो हम अपना गौरव बना के रखेंगे। आगे की बात हम अगले तास में